नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर, टीचर, लाइफ कोच। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर पवन टिप्स। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी, जिन्होंने बहुत ही अल्प आयु में MBBS की परीक्षा प्राप्त की। अब अपोलो में आप डॉक्टर रहे और अभी फिलहाल असिस्टेंट कमिश्नर बम्बई में जिनकी नियुक्ति हुई, अभी उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सभी देशवासियों को, संसारवासियों को, विश्ववासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका जितेंद्र पांडे जी। तो जितेंद्र जी, कैसा लग रहा है कमिश्नर बनकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी माता का सपना था वो पूरा हो गया, और जितना प्रेम मुझे यहाँ के मिलता है, सिलेक्शन के बाद लोगों से मिला, तो उससे और अच्छा लगता है। तो अभी तो मैं काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे सब मिला के। अच्छा, मैं आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगा। माता पिता, पिताजी का कार्य क्या था, भाई, माता जी, सब जानना चाहूँगा। बेसिकली हम लोग तो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। हमारे बाबा लोग किसान हुआ करते थे, फिर हमारे पिताजी ने लॉ की और प्रैक्टिस करने के लिए कोसी आ गए, और हमारी माँ एक होम मेकर हैं, और उन्होंने पूरा गृहस्थी का काम संभाल रखा है। मेरी 2 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई है। भाई ने वकालत की है और बहनों ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करके नाउ दे आर हैप्पीली मैरिड। और संयुक्त परिवार है अपना। कुछ परिवार गांव में रहता है, कुछ परिवार अपना कोसी में रहता है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? प्रारंभिक शिक्षा हमारी कोसी में ही हुई थी, सरस्वती शिशु मंदिर में। मैं 3rd क्लास तक शिशु मंदिर में पढ़ा था। उसके बाद पिताजी ने मेरा कोसी पब्लिक स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया था। हमारे पिताजी के वहाँ गुरुजी थे वर्मा जी। वो इंग्लिश के अध्यापक थे डिग्री कॉलेज में। उन्होंने पिताजी को पढ़ाया और फिर उन्होंने मुझको भी अपने सानिध्य में ले लिया। तो फिर उन्होंने मुझे एक मार्गदर्शन दिया कि मैं सैनिक स्कूल की तैयारी करूँ। फिर मैंने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा। पिताजी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, वर्मा सर ने भी पूरी कोशिश की, और भगवान की दुआओं से और पिताजी के मार्गदर्शन से और टीचरों के आशीर्वाद से मेरा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया। सन 2000 सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में मैं चला गया। और आज सैनिक स्कूल घोड़ाखाल इंडिया के टॉप 10 पब्लिक स्कूलों में आता है। आप चाहे प्राइवेट स्कूल ले लीजिए, चाहे पब्लिक स्कूल ले लीजिए, इंडिया के चाहे गवर्नमेंट, चाहे इंटरनेशनल स्कूल जो खुल रहे हैं, किसी को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, हमारा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ये टॉप 10 में आता है। फिर उसके बाद मैंने सैनिक स्कूल में पढ़ाई। सैनिक स्कूल बेसिकली बने डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए। ये 1961 में बनाए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों से आर्मी में अफसर पैदा करना। तो बेसिकली पूरा करिकुलम, पूरा शेड्यूल सैनिक स्कूलों का डिफेंस की ही बनाया गया है। तो मैंने 12th के बाद एक बार NDA का परीक्षा दी थी, लेकिन मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया। मैं SSB आउट हो गया था। फिर जब मैं NDA का पेपर दे के आया, तो मेरे पिताजी को बिल्कुल भी दुख नहीं था। वो बिल्कुल प्रसन्न थे। वो चाहते नहीं थे कि उनकी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूँ, और डॉक्टरी के बाद मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूँ। तो जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था NDA में, तो मैं बहुत दुखी था। मैंने वहाँ से फ़ोन किया कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। मेरे पापा मेरे खुश थे फ़ोन पर। मैं ठीक है। मैं वहाँ से आया, फिर मैंने 1 साल बैठ के तैयारी की मेडिकल की, और मैंने उस साल जितने मेडिकल, उस समय नीट नहीं हुआ करता था कि एक ही एग्ज़ाम है सारे मेडिकल कॉलेजों का। उस समय UP PMT अपना अलग कराता था, CBSE अपने ऑल इंडिया लेवल पर CBSE PMT अलग कराता था, AMU अलग कराता था, BHU। तो मैंने मैक्सिमम सारे कॉलेजों के फॉर्म भरे, और
वो साल मेरे इतना अच्छा रहा कि मेरे एम्स छोड़ के मेरा ज़्यादा कॉलेजों में सिलेक्शन हो गया था। मेरे यूपी पीएमटी में उस साल 116वीं रैंक थी, एएफएमसी में 62 रैंक थी मेरी, और ऑल इंडिया पीएमटी में 397 रैंक रही। अच्छा, फिर सिविल सर्वेंट बनने का ख्याल कैसे बन गया? फिर एक जब हम छोटे थे, जब 9th 10th में 8th में हुआ करते थे, तो ऐसे अब हमारे पिताजी प्रधान रहे थे पहले, तो ऐसी बातचीत हुआ करती थी कि भैया कि सबसे पावरफुल आदमी कौन होता है। वो कहते थे कि अब ग्रामीण परिवेश को सबसे ज़्यादा काम होता है डीएम से, क्योंकि हमारे जिलों में अभी भी विकास का स्तर थोड़ा कम है। डीएम की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है विकास कराने की, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकारी स्कीम्स को रूरल लेवल इम्प्लीमेंट करवाना। तो हमारे पिताजी ने कहा कि डीएम सबसे पावरफुल होता है, तो उन्होंने समझाया कि डीएम कैसे बनते हैं। आईएएस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस समय आप भी तैयारी कर रहे थे। मैं भी तैयारी कर रहा था, मैंने भी। तो पिताजी ने मेरा भैया से भी इंट्रोडक्शन करवाया, फिर उन्होंने भी मुझे बताया कि ये करना होता है। उस समय तो थोड़ी जानकारी बहुत कम थी, तो हमने 12th पास की, फिर MBBS करने चला गया मैं। फिर लेकिन मैं MBBS के समय 3rd ईयर तक आते मैं बिल्कुल मन बन चुका था कि मुझे अब एग्ज़ाम देना है UPSC का आफ्टर फिनिशिंग माई MBBS। चलो, आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे सिविल सर्विस में? अब तो एक ही सब्जेक्ट हो गया है, तो मेरा सब्जेक्ट था एंथ्रोपोलॉजी, प्राणी शास्त्र। माध्यम मेरा इंग्लिश ही रहा। इंग्लिश रहा। अच्छा, माध्यम आपका। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के जो युवा हैं वो सिविल सर्विस, जैसे ग्रामीण परिवेश के, आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आज के युवाओं को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स सर्वप्रथम ना, मोबाइल बहुत ही घातक हो गया आजकल की युवा पीढ़ी के लिए। तो मैं तो चाहूँ कि जितना कम यूज हो मोबाइल का लाइफ में, उतना कम यूज करें इसका। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो सिंपल हैंडसेट ले लीजिए, जो तो आपका काम चल पा रहा है। क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी का मास्टर बनना है, हमको टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना है, जो हम बन गए। सुबह उठते ही चेक करते हैं कि भाई मोबाइल में क्या आया, पहले व्हाट्सएप पे क्या आया। तो सबसे पहले तो मोबाइल हमारी इस युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा नुकसान मोबाइल ही कर रहा है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में क्या है कि पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन हमारे क्षेत्र में पढ़ाई के ऊपर ओवर स्ट्रेस किया जाता है। पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई के अलावा मैं चाहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, डिबेट्स, डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते रहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, उसमें आप शुरू से अपना भाग्य आजमाते रहें। क्योंकि ना सिर्फ इससे ज्ञान बढ़ता है, पर आदमी को सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। फिर आदमी को अपनी संस्कृति में पूरा इंटरेस्ट लेना चाहिए। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वज क्या हैं, उसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो अपने इतिहास को पढ़ें, अपनी माइथोलॉजी को पढ़ें, रामायण, महाभारत, इन सब का अध्ययन भी साथ साथ करते रहें। और क्योंकि हमारे युवा क्या है कि आजकल इन सब चीज़ों को दरकिनार कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को। तो मैं कहूँगा कि मोबाइल को त्यागें, जितनी भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी उसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी संस्कृति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने धर्म ग्रंथों इनका अनुसरण करें। आपने सिविल सर्विस की जो तैयारी की डॉक्टर साहब, या MBBS की तैयारी की, तो उसके लिए कितने घंटे पढ़ाई की? देखिए, इसमें ना अलग अलग बात है। देखिए, कोई होता है कि किसी के लिए 8 घंटे पर्याप्त हैं और किसी के लिए 12 घंटे पर्याप्त हैं। मेरा कहना है कि आप भले 8 घंटे पढ़ें, लेकिन 8 घंटे का काम सभी 100% होना चाहिए उस समय आपका। एक होता है कि 15 घंटे पढ़ रहा है
और उसकी जो निकल के आ रहा है 15 घंटे से, वो 5 घंटे भी नहीं है। तो आप कितना भी पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, लेकिन जितना भी पढ़ो उसमें आप 100% आपका ध्यान होना चाहिए पढ़ाई की तरफ। तो मैं कहूँगा कि 8 से 10 घंटे पर्याप्त हैं एग्ज़ाम निकालने के लिए प्रतिदिन। अगर आप अनुशासन से जाएँ अपनी ज़िंदगी में, 8 से 10 घंटे पर्याप्त हैं, लेकिन उनमें पूरा एक आपका ध्यान चिंतन, सिर्फ आपका उद्देश्य, आपका गोल होना चाहिए 8-10 घंटे। तो सिविल सर्वेंट बनने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या है? देखिए, अभी तो जैसे मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आ गया हूँ, तो मेरी प्राथमिकता है कि मैं सरकार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स टैक्स कलेक्ट कर सकूँ। और जहाँ भी मुझे सरकार मौका देगी भविष्य में, मैं अपना काम ईमानदारी से और मैं अपना काम 100% दे सकूँ। मेरी कोई ज़्यादा इतनी इच्छा नहीं है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँ, बस मैं जो भी करूँ अपना 100% करूँ। आपकी पांडे जी हॉबी क्या है? मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैंने मुझे बताया आप डेली दौड़ लगाते हैं। हाँ, डेली रनिंग करते हैं पांडे जी डेली? हाँ, मैं कम से कम 5 से 6 किलोमीटर तो दौड़ता ही हूँ। जैसे अभी मैं कोसी में जाता हूँ, अजीजपुर का पुल छू के आता हूँ। और मुझे घूमने का भी बहुत शौक है। मैंने लगभग पूरा इंडिया घूम लिया है, लगभग सिर्फ ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट रह गए हैं, वरना पूरा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सारे दक्षिण भारतीय राज्य। मुझे घूमने का जब भी मौका मिलता है तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। मैं हमेशा घूमता हूँ। जब मैं कॉलेज टाइम में था तो पैसे बचा घूमता था, छुट्टियों में नहीं आता था मैं कभी घर पे। हमारी कॉलेज में 2 बार छुट्टियाँ होती थी हर सेमेस्टर पर, तो मैं एक सेमेस्टर की छुट्टियों में घूमता था मैं 15 दिन, और 15 दिन मैं घर पर रहता था। तो मैं साल में 15 दिन के लिए घर आता था। अच्छा, आपके भविष्य की योजना है? मैं उससे पहले एक और चीज़ कहना चाहूँगा। कहिए, बिल्कुल। और एक और मेरी अभिरुचि है धीमी कला, किताबें पढ़ना। स्कूल किताबें नहीं, कैसी भी किताब मिले आपकी अभिरुचि की, आप कम से कम एक किताब सप्ताह में, महीने में जरूर पढ़ें। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि मैं आत्मकथाएँ पढ़ूँ ज़्यादा। तो मैंने पिछले साल में ही लगभग 30 से 40 किताबें ख़त्म की हैं। तो मुझे किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी पढ़ो, समय का सदुपयोग करो, पर पढ़ते रहो। उससे ना केवल ज्ञान होता है, आदमी की सोचने की क्षमता भी बढ़ती है, और दूसरा, किताबें पढ़ने से दूसरे आदमी का दृष्टिकोण पता चलता है कि दूसरा आदमी ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और उससे हम समाज में एक दूसरे के प्रति सहनशीलता बढ़ती है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि हम रामायण, महाभारत, ये सब किताबें पढ़ते हैं, सिर्फ हमें राम जी का दृष्टिकोण मालूम है। सीता माँ के मन में क्या चल रहा है हमें कुछ यार में नहीं पता। महाभारत चल रहा है तो द्रौपदी के मन में क्या चल रहा है, हमें ये तो पता है कि पांडवों के मन में क्या चल रहा है। नारी समस्या, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जिन्होंने रामायण लिखी है महिला सीता जी की दृष्टिकोण से, महाभारत लिखी है द्रौपदी के दृष्टिकोण से। कि जब महाभारत चल रहा है तो द्रौपदी सोच रही है कि क्या मैं इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो इस तरह दूसरों का दृष्टिकोण भी पता चलता है। तो इस कारण मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किताबें जरूर पढ़ें। धन्यवाद पांडे जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो देखिए, ये थे डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से पढ़े और फिर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की तरफ गए, वहाँ भी टॉप किया, फिर इन्हें ऑल इंडिया प्री मेडिकल एग्जाम में टॉप किया, और फिर MBBS की पढ़ाई बेंगलोर रिसर्च इंस्टीट्यूट से की। उसके बाद आप दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर तैनात रहे। उसके बाद आपने सिविल सर्विस की तैयारी की। वर्तमान में आप असिस्टेंट कमिश्नर मुंबई में ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं पांडे जी से बात करके यही लगा कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। यदि व्यक्ति मन में ठान लेता है तो उससे ज़्यादा कर सकता है। और
ये पूरा वीडियो पांडे जी का इंटरव्यू मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन टिप्स से उपलब्ध रहेगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर पवन टिप्स। नमस्कार। एक बार पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना। नमस्कार।